आज 4 फरवरी 2026 विश्व कैंसर दिवस। आज हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बयान पर ज़रा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उसमें सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि कैंसर से लड़ने की एक पूरी रणनीति दिखती है। मतलब इलाज से लेकर रोकथाम और सामाजिक जागरूकता तक। और हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक बयान का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब कोई नीति निर्माता कैंसर जैसी इतनी बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के बारे में बात करता है तो उसके पीछे सोच क्या होती है। हम उन विचारों की पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि वो जमीन पर कितने कारगर हो सकते हैं और हाँ, उनमें चुनौतियां क्या छिपी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बयान का जो पहला हिस्सा है वो स्वास्थ्य सेवाओं के मौजूदा ढांचे और सरकारी नीतियों पर है। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र किया है और कहा है कि उनकी सरकार ने कैंसर, लिवर, हार्ट और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था शुरू की थी। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य को एक सरकारी प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। जब सरकारें ऐसी बीमारियों का जिम्मा लेती हैं तो वो मानती हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है और सरकार को इसमें सबसे आगे रहना होगा। और शायद इसी सोच के तहत उन्होंने लखनऊ में बने कैंसर इंस्टीट्यूट का खास तौर पर जिक्र किया है, जिसे विश्व स्तरीय इलाज देने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहीं पर स्रोत में एक गंभीर आरोप भी है। उनके मुताबिक बाद में जो सरकार आई उसने न सिर्फ संस्थान का नाम बदला, बल्कि वहां की व्यवस्थाओं को इस कदर नजरअंदाज किया कि आज उसकी हालत बहुत खराब है। देखिए, यहाँ एक बहुत गहरा मुद्दा छिपा है जो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से कहीं बड़ा है। इसे हम नीतिगत निरंतरता या पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी का अभाव कहते हैं। भारत में यह एक बड़ी समस्या रही है कि एक सरकार की अच्छी योजनाओं को अगली सरकार अक्सर या तो बंद कर देती है या उनका महत्व कम कर देती है। एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाना जितना मुश्किल है, उसे सालों साल उसी स्तर पर बनाए रखना वो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मतलब इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए जो सरकारों के बदलने से न बदले। बिल्कुल। और सोचिए, जब ऐसा कोई बड़ा संस्थान कमजोर पड़ता है तो असर सिर्फ मरीजों पर नहीं होता। अच्छे डॉक्टर, अच्छे रिसर्चर वो उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। मेडिकल छात्रों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती और आम जनता का उसका सरकारी व्यवस्था से भरोसा उड़ जाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो पूरे स्वास्थ्य ढांचे को धीरे धीरे खोखला कर देता है। ये तो हुई मौजूदा व्यवस्था पर एक तरह की टिप्पणी, लेकिन क्या उन्होंने आगे के लिए कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं? हाँ, और एक सुझाव तो ऐसा है जो सीधे मरीजों के परिवारों को राहत दे सकता है। उन्होंने कहा है कि कैंसर की दवाइयों को पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर देना चाहिए और गरीबों के लिए तो ये बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कैंसर के इलाज का खर्च वो कई परिवारों को दिवालिया बना देता है। एक एक इंजेक्शन लाखों का होता है, तो आर्थिक बोझ कम करना पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिए। पर यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती भी है जिसे समझना जरूरी है। वो क्या है? चुनौती यह है कि जब सरकार दवाओं पर टैक्स हटाती है तो क्या दवा बनाने वाली कंपनियां उस छूट का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं? कई बार ऐसा देखा गया है कि टैक्स कम होने के बावजूद कंपनियां दाम उतने कम नहीं करती। तो सवाल ये भी है कि सरकार इसे रेगुलेट कैसे करेगी ताकि इसका असली लाभ मरीज को मिले, किसी बिचौलिए या कंपनी को नहीं। और साथ ही सरकारी खजाने पर जो असर पड़ेगा उसका भी आकलन करना होगा ताकि दूसरे जरूरी स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर असर ना पड़े। यानी सिर्फ घोषणा कर देना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से लागू करने का एक मजबूत सिस्टम भी बनाना होगा। एक और सुझाव है इलाज को आम आदमी के करीब ले जाने का। उन्होंने कहा कि मौजूदा संस्थानों को बेहतर बनाने के साथ साथ मंडलीय स्तर पर, मतलब डिविजनल लेवल पर नए संस्थान खोले जाने चाहिए। अब ये एक ऐसा आइडिया है जिसके दूरगामी फायदे हैं। इसे स्वास्थ्य का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सोचिए, अभी उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज गांव के मरीज को इलाज के लिए लखनऊ या दिल्ली आना पड़ता है। कितना समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद होती है। कई बार तो लोग इसी वजह से इलाज शुरू ही नहीं कर पाते। और शायद बीमारी भी बढ़ जाती होगी इस पूरी भागदौड़ में। निश्चित रूप से। अगर हर डिवीजन में एक अच्छा कैंसर सेंटर होगा तो दो बड़े फायदे होंगे। पहला, शुरुआती स्टेज में बीमारी पकड़ में आने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे इलाज सफल होने की दर भी बढ़ेगी। और दूसरा, जिसका जिक्र अक्सर नहीं होता, वो ये है कि इससे पूरे राज्य का हेल्थ केयर इकोसिस्टम मजबूत होता है। स्थानीय डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है,
जिससे सिर्फ कैंसर ही नहीं, दूसरी बीमारियों के इलाज की गुणवत्ता भी सुधरती है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ एक नया अस्पताल खोलना नहीं है, बल्कि उस पूरे इलाके की स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ाना है। और ये आर्थिक बोझ की बात से ही एक दूसरा मुद्दा जुड़ता है। ये खर्च तो तब है जब कोई इलाज करवा रहा हो, लेकिन स्रोत में एक ऐसा आंकड़ा है जो बताता है कि शायद आधी से ज्यादा लड़ाई तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही लड़ी जा सकती है। आप उस 54% वाले आंकड़े की बात कर रही हैं। हाँ, वही। स्रोत के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुरुषों में होने वाले कुल कैंसर में से 54% का सीधा कारण नशा है। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब हम आधी से ज्यादा लड़ाई तो अस्पताल के बाहर ही हार रहे हैं। ये आंकड़ा इस पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। ये हमें साफ साफ बताता है कि कैंसर सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक समस्या है। हम कितने भी अस्पताल बना लें, कितनी भी महंगी मशीनें ले आएं, जब तक हम इस 54% की वजह पर काम नहीं करेंगे, हम हमेशा एक हारी हुई लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ाई की असली जगह अस्पताल नहीं, समाज है। और शायद इसी को समझते हुए उन्होंने हर तरह के नशे के खिलाफ एक बड़े सामाजिक अभियान की बात की है। पर उनका तरीका सिर्फ सरकारी विज्ञापनों वाला नहीं है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू जोड़ा है। सुझाव ये है कि इस अभियान का चेहरा ऐसे विश्वसनीय लोगों को बनाया जाए जो सिर्फ पर्दे पर ही अच्छे न दिखते हों, बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी हर तरह के नशे से दूर रह के सफल हुए हों। यह मनोविज्ञान का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। इंसान उपदेशों से उतना नहीं सीखता जितना वो उदाहरणों से प्रेरित होता है। जब कोई युवा किसी क्रिकेटर को, किसी एक्टर को या किसी बड़े बिजनेस पर्सन को ये कहते हुए सुनता है कि मैं आज जो कुछ भी हूं बिना सिगरेट और शराब के हूं, तो उसका असर किसी भी चेतावनी से 1000 गुना ज्यादा होता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, स्वयं से बड़ा उदाहरण कोई नहीं होता। ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन इसमें एक मुश्किल नहीं होगी, ऐसे विश्वसनीय चेहरे ढूंढना और उन्हें किसी सरकारी अभियान से जोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। कल को उस व्यक्ति के बारे में कोई नकारात्मक खबर आ गई तो पूरा अभियान ही पटरी से उतर सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस आइडिया की सबसे बड़ी चुनौती है। कौन तय करेगा कि कौन विश्वसनीय है? क्या ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी? क्या ऐसे लोग आसानी से किसी सरकारी अभियान से जुड़ने को तैयार होंगे? और अगर कोई जुड़ भी गया तो जैसा आपने कहा, उनके किसी व्यक्तिगत विवाद में पड़ने का खतरा वो हमेशा बना रहता है। इसलिए यह आइडिया जितना आकर्षक है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही जटिल है। इसके लिए सिर्फ अच्छे इरादे नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रोफेशनल और सावधानी से बनाई गई रणनीति की जरूरत होगी। उन्होंने इस अभियान के लिए 2 नारे भी दिए हैं, तंबाकू से तौबा और नशे का नाश। काफी सीधे और असरदार लगते हैं। और नारों के साथ साथ उन्होंने एक और भ्रम को तोड़ने की बात की है जो आजकल बहुत आम है। अक्सर लोग कुछ नशीले पदार्थों के पक्ष में ये तर्क देते हैं कि उनमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी औषधीय गुण होते हैं। इस पर उनका साफ कहना है, नशा नशा ही होता है। ये संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह के नशे को किसी भी तर्क से जायज ठहराना असल में उसके खतरों पर पर्दा डालने जैसा है। ये अभियान व्यक्ति के आत्मबल और पारिवारिक जिम्मेदारी को भी जगाने की बात करता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से इस बीमारी की चपेट में आ चुका है, उसकी लड़ाई तो एक अलग ही स्तर पर चल रही होती है। यहीं पर बयान का तीसरा हिस्सा आता है, जो मरीजों के मनोबल से जुड़ा है। और ये शायद सबसे मानवीय और सबसे जरूरी हिस्सा है। हम अक्सर इलाज में मशीनों, दवाइयों और सर्जरी की बात करते हैं, पर हम उस इंसान को भूल जाते हैं जो उस इलाज से गुजर रहा है। कैंसर की लड़ाई 50% शारीरिक है तो 50% मानसिक। दवाइयां शरीर पर काम करती हैं, लेकिन जो जीने की इच्छा होती है, जो अंदर की हिम्मत होती है, वो मन को ताकत देती है। और विज्ञान भी मानता है कि सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से शरीर की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। इसी हिम्मत को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही शानदार सुझाव दिया गया है कि जो लोग कैंसर से लड़कर ठीक हो चुके हैं, जिन्हें कैंसर वॉरियर्स या सर्वाइवर्स कहा गया है, उन्हें अस्पतालों में जाकर मौजूदा मरीजों से मिलवाना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक मरीज है जो कीमोथेरेपी के दर्द से टूट चुका है, बाल झड़ गए हैं, भविष्य अंधकारमय लग रहा है, और तभी उसके पास एक हंसता मुस्कुराता स्वस्थ व्यक्ति आकर बैठता है और कहता है, घबराओ मत, मैं भी कुछ साल पहले इसी बिस्तर पर था, मैंने भी यही दर्द सहा है, और आज देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। वो एक पल किसी भी दवा से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये तो एक जीता जागता सबूत होगा कि इस बीमारी को हराया जा सकता है।
ये उस मरीज के मन में उम्मीद की एक ऐसी किरण जगाएगा जो शायद बुझ रही थी। उसे लगेगा कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। इसे पीयर सपोर्ट कहते हैं और ये दुनिया भर में बेहद सफल मॉडल साबित हुआ है। इसका एक और गहरा असर है जिसके बारे में कम बात होती है। ये सिर्फ मरीज के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि उस कैंसर वॉरियर के लिए भी है जो अपना अनुभव साझा करने आया है। ऐसा करने से उसकी अपनी लड़ाई को एक नया मकसद मिलता है। उसे लगता है कि मेरे दर्द और संघर्ष ने मुझे दूसरों की मदद करने की ताकत दी है। ये उसके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में भी कुछ चुनौतियां होंगी? हाँ, बिल्कुल। जैसे इन सर्वाइवर्स को एक तरह की बेसिक ट्रेनिंग देनी होगी कि मरीज से क्या बात करनी है और क्या नहीं। हर मरीज की हालत अलग होती है, तो उन्हें संवेदनशील होना सिखाना होगा। दूसरा, अस्पतालों के साथ समन्वय बिठाना और इस पूरे कार्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप देना भी एक लॉजिस्टिकल चुनौती है। पर अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये इलाज की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो हमने इलाज के ढांचे, रोकथाम के सामाजिक अभियान और मरीजों के मनोवैज्ञानिक सहारे की बात की। इन सभी बातों का निचोड़ एक लाइन में है जो उन्होंने कही, कैंसर से बचना कैंसर से लड़ने से ज्यादा आसान है। यही पब्लिक हेल्थ का सुनहरा नियम है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर, सस्ती और कम दर्दनाक होती है। हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा हिस्सा और पैसा इलाज पर खर्च करते हैं, जबकि अगर उसका एक छोटा अंश भी सही तरीके से रोकथाम पर लगाया जाए तो लाखों जिंदगियां और अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसी बात को उन्होंने एक और तरीके से कहा है जो सोचने का नजरिया बदल देता है। उन्होंने कहा, कैंसर के डर से डरे नहीं, बल्कि कैंसर होने के कारणों से डरें। ये बहुत गहरी बात है। हम बीमारी से तो डरते हैं, पर उन आदतों से नहीं डरते जो उस बीमारी को दावत दे रही हैं। बिल्कुल। ये डर को एक नकारात्मक भावना से एक सकारात्मक प्रेरक शक्ति में बदलने जैसा है। डर कैंसर की रिपोर्ट से नहीं, सिगरेट के पैकेट से लगना चाहिए। डर अस्पताल के बिल से नहीं, उस जीवन शैली से लगना चाहिए जिसमें जंक फूड और आलस के सिवा कुछ नहीं है। ये दृष्टिकोण आपको अपनी सेहत की ड्राइविंग सीट पर बिठाता है। आप एक असहाय मरीज नहीं, बल्कि अपनी सेहत के जिम्मेदार मैनेजर बन जाते हैं। और रोकथाम की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आखिर में उन्होंने चिकित्सकीय रूप से सिद्ध टीकों यानी वैक्सीनेशन को अपनाने पर जोर दिया है। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वैक्सीन, और सरकार को इसे मुफ्त उपलब्ध कराना चाहिए। जी, और ये स्वास्थ्य में समानता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सुनिश्चित करना कि विज्ञान की नई खोजों का फायदा सिर्फ उन्हें न मिले जो खर्च उठा सकते हैं, बल्कि समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यही किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का असली काम है। तो आज हमने अखिलेश यादव के बयान के जरिए कैंसर से लड़ने की एक बहुत ही व्यापक रणनीति के अलग अलग पहलुओं को समझा। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से लेकर नशे के खिलाफ एक अनोखे सामाजिक अभियान और मरीजों के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन जैसे कई अहम बिंदु शामिल हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये दृष्टिकोण समस्या को सिर्फ एक मेडिकल लेंस से नहीं देखता। ये इसे एक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती के रूप में पेश करता है, जिसके समाधान के लिए एक समग्र यानी होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। यह सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि बचाव, जागरूकता और मानवीय संवेदना तीनों को एक साथ लेकर चलता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हम सरकारी नीतियों और बड़े बड़े अभियानों की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब नशे का नाश जैसा कोई अभियान जमीन पर उतरता है तो उसका सामना किसी अनजान दुश्मन से नहीं होता। उसका सामना हमारे अपने दोस्तों, परिवार के लोगों और कभी-कभी हमारी अपनी आदतों से होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब रोकथाम की लड़ाई हमारे अपने घर के अंदर आ जाए तो एक समाज और एक व्यक्ति के तौर पर उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें किस तरह के संकल्प और ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी।